वेलकम बैक टू इन साइंस। आज नए दिन में नई शुरुआत। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, वही टॉपिक एज यूजुअल। तो ये कब खत्म होगा पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस टॉपिक में, बिकॉज इस टॉपिक में हम स्पेस के बारे में जान रहे हैं। एक मिनट। ऑल राइट, सो यू आर वॉचिंग विन साइंस। चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन, क्लास 9th सीबीएसई का। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर दो। अब मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ मतलब क्या? अर्थ की जो ग्रेविटी है उसके अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट का किस तरीके से हमें मोशन देखने को मिल जाएगा, या फिर कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव करता है जब ग्रेविटी काम कर रही हो उस पे, अर्थ की। तो वी नो दैट द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू फ्री फॉल। फ्री फॉल जैसे होगा वैसे मतलब ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन लग रहा है। दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। तो मास के विदाउट ही उसे एक्सेलरेशन लगेगा। अब इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इसके दो मीनिंग्स है। एक, मास का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरी बात, हर ऑब्जेक्ट पे सेम अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। आपने हाथी को मतलब माउंटेन से फेंक दिया, या फिर आपने एक पत्थर को माउंटेन से फेंक दिया छोटे से, उन दोनों पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एग्जैक्टली सेम लगने वाला है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दैट मीन्स दैट all objects, hollow or solid, big or small, should fall at same rate। जो मैंने अभी कहा आप लोगों को। According to the story, Galileo dropped different objects from the top of Leaning Tower of Pisa in Italy to prove the same। अब ये गैलीलियो साहब कौन थे? गैलीलियो साहब बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने उनके टाइम पे ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ रखा था जो शायद हमें नेक्स्ट 50-60 ईयर्स के बाद पता चल गई। तो गैलीलियो साहब ने ना हमें ये कहा था, मतलब इन्होंने क्या किया, लीनिंग टावर ऑफ गिजा नाम का एक टावर है इटली में। तो वहां पे इन्होंने ये प्रूव करने के लिए इन्होंने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऊपर से ऐसे डाल दिए। तो वो मतलब मासेस डिफरेंट थे, दो पत्थरों के मासेस अलग अलग थे, लेकिन वो दोनों एक ही टाइम पे नीचे आ गिरे। तो इससे हमें क्या पता चला कि मास का कोई रिलेशन नहीं है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। मास चाहे जितना भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम लगेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरने में सेम टाइम लगने वाला है। एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल करके देख लेते हैं। दिस इज अ जेम। तो ये जो एक छोटा सा जेम है आप देख सकते हो, और हम ये शार्पनर ले लेते हैं। इन दोनों को मैं नीचे एक सेम हाइट से गिराने वाला हूँ। आपको बस आवाज सुनना है। एक टाइम पे आवाज आता है, जिसका मतलब क्या कि चाहे मास कितना भी अलग हो, ग्रेविटी हमेशा सेम ही लगने वाली है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जी एक कांस्टेंट है अर्थ के पास आजू बाजू, तो अर्थ के कांस्टेंट ही आएगा। ऑल इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम वैलिड टू द व्हेन विथ एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। तो जब आप ए को जी से रिप्लेस करोगे, फिर भी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखे थे वो तीनों के तीनों मोशन के जो इक्वेशंस है वो सारे के सारे वैलिड हो जाते हैं। अब वो कैसे? यहाँ 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 जी आ जाता है। उससे ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, चलो बता ही देता हूँ। अब ये क्यों वैलिड हो रहे हैं? तो उसका एक तो वो है कि एक्सेलरेशन हो रही है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर से नीचे जा रही है, तब वेलोसिटी बढ़ जाती है। उसी तरीके से जब आप गाड़ी जोर से भगाओगे या फिर स्लो करोगे, तब भी आप लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाती है। तो इसका मतलब क्या? ए और जी एक तरीके से इक्वल ही क्वांटिटी, इक्वली मतलब इक्वल ही चीज़ है, इक्वल ही वैल्यू है। तो उस हिसाब से अगर आप इसको बनाओगे तो वो आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। इसका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और इसका आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करते हुए आप लोगों को नज़र आ जाएगी। अब मैं पानी ज़्यादा क्यों पी रहा हूँ? बिकॉज पानी थोड़ा ज़्यादा पीना चाहिए, गला सूख रहा है मेरा बार बार आज। In applying these equations, we will take acceleration a to be positive when the
व्हेन इट इज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, दैट इज ऊपर से नीचे जब गिर रहा होगा तब हम लेंगे पॉजिटिव वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर आपने नीचे से ऊपर फेंका ना, तो सॉरी सॉरी, तो ये जो g है वो आपको निगेटिव लेना पड़ेगा, बिकॉज दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन a विल बी टेकन नेगेटिव व्हेन इट अपोजेस द मोशन। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे, चलो यही ले लेते हैं, जब आप इसे ऊपर फेंकोगे ना तो उस पर -g लगेगा। एक टाइम आएगा जब माइनस का 0 होगा और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे गिरने लगेगा, तो तब उस पर प्लस लगेगा। तो फिर जिस हाइट से मैंने स्टार्ट किया था उसी हाइट पे आके गिर रहा है, तो यहाँ पे -g होगा, यहाँ पे +g होगा, लेकिन उन दोनों की वैल्यूज एकदम सेम होगी, सेम हाइट पर। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस। बता देता हूँ, यहाँ से ऊपर फेंका है, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे -g होगा, पहले ही हाइट पर है कुछ, हाइट h, और फिर जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा तब माइनस जाएगा, जब नीचे आएगा तब ये +g आने वाला है, ध्यान में रख लो। A car falls from a ledge and drops on the ground in 0.2 second. Let the g be a. What is the speed on striking the ground? अब एक गाड़ी है जो एक लेज से, मतलब लेज कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ पे गाड़ी आके रुकी और यहाँ से नीचे गिरी, स्ट्रेट नीचे गिरी, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग ग्राउंड? स्पीड, अब चलो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे a इज g, बिकॉज एक फ्री फॉल से गिर रही है, तो v बताओ कितना आएगा? तो हमें v ही निकालना है, सॉरी v ही निकालना है। u कितना आएगा? फ्री फॉल हो रहा है तो 0 प्लस g कितना आएगा? 10 ले लिया है यहाँ पे, और टाइम कितना आया है? 0.5, तो कर लो, आंसर आएगा v इज इक्वल टू 5। इसी तरीके से ये दोनों भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। दिस आर फॉर होमवर्क। अरे ये सेम इक्वेशन है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड राइजेस टू द हाइट कितनी है? 10 मीटर्स। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड्स। अब यहाँ पे हम एस वाला इक्वेशन यूज करेंगे। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। हमें सबसे पहले क्या निकालना है कि कितनी ज़्यादा वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, तो हमें u फाइंड करना है। v एट द एंड ऑफ द डे कितना हो जाएगा? मुझे बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया तो जब यहाँ पे इस मैक्सिमम हाइट पे था तो तब इसकी क्या थी स्पीड? 0 होती है, तो v इज इक्वल टू 0। u हमें पता करनी है, v इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन आएगा -g, और जो टाइम है वो दिया गया नहीं है। अब जिस इक्वेशन में टाइम नहीं दिया हुआ वहाँ पे हमें हमें s भी मालूम है, s इज 10 मीटर्स मतलब हाइट, तो हम यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। तो हमें पहली बात तो ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है, प्लस 2 इंटू -g इंटू s। अब -g हम 10 ले लेते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली -10 आएगा, तो u स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 जो हाइट है, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा साइन, u स्क्वायर -200, मल्टीप्लिकेशन खुद कर लो, 9th में आ गए हो, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 200, तो हमें इससे u मिल जाएगा, मतलब क्या 10√2 के आसपास, 10√2 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो वैल्यूज। अब इसका 1.44 वो मैं नहीं बताने वाला, लेकिन कुछ इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे काम करती हुई आप लोगों को दिख जाएगी। अब हम ये जो मास टर्म है, अब आप कहोगे सर हाँ चलो ये मैं बता दूंगा, मास और वेट ये दोनों बहुत इंटरचेंजेबल थिंग्स है, मतलब हम कभी मास कह देते हैं कभी वेट कह देते हैं, लेकिन इनमें बहुत ही अच्छा खासा डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस एग्जैक्टली क्या है वो हम अब जानने वाले हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया।
मतलब कितनी टेंडेंसी है कि वो एक ही जगह पे बैठेगा, उसको इनर्शिया, मतलब इसका आलस जो है उसे हम मास कहेंगे। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट द ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। पानी, तो जो मास है वो हर जगह पे आपको सेम मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से है। और एक बात कि अब मास का हमने वो फॉर्मूला पढ़ रखा था, राइट। और एक मैं आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड का एक छोटा सा फॉर्मूला दे दूंगा, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। यहाँ पे इनर्शिया इज इक्वल टू एम एंड जो रेडियस होगा वो, लेकिन ये जो एम है वो मास है। मतलब मास हर जगह पे सेम रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। Thus, the mass of an object is constant and does not change from place to place। मतलब क्या, हर किसी का मास जो है ना वो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। अब मैं इसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने एक ये ले लिया है और ये आपने ये एक एक क्यूब, एक चलो 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ, हाँ, एक ऑब्जेक्ट ले रखा है मैंने और उसे एक 10 सेंटीमीटर के क्यूब में रखा है, 10 सेंटीमीटर के क्यूब में से प्लेस कर दिया। तो उसका जितना मतलब वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा ना, वही वॉल्यूम अगर आप लोगों ने उसे मार्स पे ले लिया तो वहां पर भी उतना ही वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगा। तो उससे उसका मास तो उतना ही रह जाता है। तो कुछ इस तरीके से मास जो है वो हर जगह पे सेम रहता है। कितना स्पेस ऑक्यूपाई करती है कोई चीज एटमॉस्फेयर में, उसे उसका मास कह सकते हैं। अब वेट क्या चीज है, मेरा वेट बहुत बढ़ रहा है तो वो जान ली। वी नो दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन फोर्स एंड दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वो मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन दोनों पे डिपेंड करती है। अब देखो मैं इसका आप लोगों को पिक्चर निकाल के दूंगा। ये अर्थ है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नीचे की तरफ लग रहा है। तो यही बताया गया है कि हर कोई ऑब्जेक्ट कुछ इसी फोर्स से नीचे अट्रैक्ट होता रहता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच इट अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स द अर्थ। मतलब वेट एक ऐसी चीज है, वेट कुछ हम फोर्स हाँ, वेट एक फोर्स ही है जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रही है। इसका वेट उतना ही है जितने वेट से उसे अर्थ पुल कर रही है। अब देखो इसको पुल अलग फोर्स से करेगी और इसको पुल अलग फोर्स से करेगी, बिकॉज ऑब्वियसली देखो ये थोड़ा बड़ा है मास में, तो जिस फोर्स से अर्थ उसे नीचे की तरफ पुल करती है उसे उसका वेट कहते हैं। तो अब आप कहोगे सर मेरा वेट बढ़ रहा है, मतलब क्या, मतलब कि अगर कोई मोटा आदमी है मेरे जैसा या फिर कोई पतला आदमी है आपके जैसा, तो मुझे अर्थ ज्यादा फोर्स से पुल कर रही है आपकी मतलब आपके कंपैरिजन में। तो कुछ इस तरीके से आप वेट और मास का डिफरेंस है। मतलब क्या, वेट डिपेंड करता है मास और ग्रेविटी से। अब ये डिपेंडेंट का रिलेशनशिप कैसा होगा उनका, मैं हूं ना बताने को बता दूंगा। चलो हमें ये तो पता चल गया कि वेट एक फोर्स है, वेट एक फोर्स है। तो फिर एक्सेलरेशन कितना है उस फोर्स में, F इज इक्वल टू एम ए, लेकिन एक्सेलरेशन ही g है तो फिर F इज इक्वल टू एम जी। बिल्कुल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या कि वेट ही फोर्स है ऑब्जेक्ट पे लगने वाला। इट इज डिनोटेड बाय W, तो हम फोर्स को डिनोट कर रहे हैं W से। तो कुछ ये फॉर्मूला ये रहा आप लोगों के पास। As the weight of an object is the force with which it is attracted towards the earth। वेट जो है वो एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को। द यूनिट ऑफ वेट, अब देखो वेट एक फोर्स है तो फोर्स का यूनिट वेट को होगा, तो वो यूनिट क्या है मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। न्यूटन साहब के नाम से फोर्स का यूनिट दिया गया है न्यूटन्स। न्यूटन मतलब क्या, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
पोएम की तरह याद रखो, हमारे सर ने हमें बताया था पोएम की तरह याद रखो, तो आप लोगों को ये भी याद आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इट इज बोथ, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड इन डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर मेरे वेट को कहाँ पे डायरेक्शन है? बेटा नीचे की तरफ, बिकॉज ऑब्वियसली अर्थ आपको क्या ऊपर पुल करेगा, ऊपर पुश कर सकता है, पुश नहीं करता, लेकिन ऊपर पुश किया जाता है, नीचे पुल किया जाता है। जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में आप लोगों को पुल लग रहा है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगी, मतलब इसको डायरेक्शन तो है और मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के बिना हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, अब मून पे चलते हैं जहाँ पे ग्रेविटी बहुत ही कम है अर्थ के रिस्पेक्टिव में। तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ is the force by which the earth attracts the object. In the same way, weight of substance on the moon is the force with which moon is attracting the object. The mass of moon, the mass of the moon is less than that of earth. Due to this, moon exerts less force of acceleration due to gravity. Understandable, बहुत ही ज़्यादा understandable कि और अर्थ का मास ज़्यादा है इसलिए वो ज़्यादा जोर से पुल कर सकता है, लेकिन जो मून है उसका मास ही बहुत ज़्यादा कम है, और कम मास की वजह से ना, तो ऑब्वियसली जो मून का जो मास है ना, मून और ये बन गई हमारे अर्थ, तो मून का मास ही कम है, तो वो जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा अर्थ के रिस्पेक्टिव में। इसी वजह से आपने देखा होगा अर्थ की तरफ एक एटमॉस्फेयर है, मतलब अर्थ गैसेस को भी अट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन जो मून है उसके पास एटमॉस्फेयर नहीं है खुद का, बिकॉज उसका फोर्स ही इतना ज़्यादा नहीं है कि वो एक एटमॉस्फेयर सक्सेसफुली सस्टेन कर सके। एटमॉस्फेयर मतलब क्या, गैसेस ही है, लेकिन उन गैसेस को भी पुल करना ही, मतलब पुल ही करना होगा ना नीचे की तरफ, वरना वो कैसे रहेंगे मतलब एक साथ। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है 1 मिनट में बता दूं। हमारे अर्थ प्लैनेट के अराउंड कुछ इस तरीके से गैस का एक बबल होता है, गैस की एक चादर होती है, और ये चादर क्लोजली इंटैक्ट तभी रहती है जब उसके पास होता है कुछ ना कुछ, किसी भी प्लैनेट के पास होता है कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा ऑब्वियसली वो उड़ जाएंगे गैसेस। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं। वेट ऑफ एन, हाँ अब मैं उसके कैलकुलेशंस बता देता हूँ। लेट द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी m, जो मास हम ले जाएंगे मून पे या फिर अर्थ पे। लेट इट्स वेट ऑन मून बी wm। wm कितना आएगा, w इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, मतलब वेट एक फोर्स है, w इज इक्वल टू m इंटू ग्रेविटी ऑफ मून। तो देखो मास ऑफ मून और ग्रेविटी तो खैर हम 2 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो ये सब अप्लाई करने के बाद हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना, जो है कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। तो जब ये लगाएंगे हम मून के लिए तो हम ले लेंगे वेट ऑन मून, बिकॉज वेट फोर्स एक ही जैसे है, जी कांस्टेंट रहेगा, मास ऑफ मून, जब ये मास ऑफ मून हो गया और ये मास उस ऑब्जेक्ट का हो गया, और ये रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून इज 1/8 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब अगर मून इतना सा है तो अर्थ 8 टाइम्स है। और उसी तरीके से वेट ऑफ अर्थ हमने इस तरीके से ले रखा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखो मास मून के जो यहाँ पे दिए गए हैं वो आप टेक्स्ट बुक से कैलकुलेशंस ले लो, और उन्होंने क्या किया, वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ ये ले लिया और उन दोनों का रेशो कर दिया है। जी से जी कैंसिल हो जाएंगे, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, रेडियस और ये उन दोनों में कुछ ना कुछ फर्क आ जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली रेडियस कुछ इतना सा है और इसका रेडियस इतना है, तो रेडियस में कुछ ना कुछ मतलब कैलकुलेशंस आ जाएंगे आपको, और वो सारे कैलकुलेशंस करने के बाद आपको एक रेशो मिल जाएगा 1/6। तो वेट ऑफ मून जो है वो 6 टाइम्स छोटा है वेट ऑफ अर्थ से, मतलब अगर अर्थ इतना बड़ा है तो मून शायद इतना सा ही है। अगर अर्थ हमारा लेमन जितना है तो मून शायद पी जितना होगा, एक छोटा सा पी, आप लोग क्या कहते हो उसे हिंदी में, पी को मटर, मटर के बड़े वाले दाने जितना है। तो हम ये कंक्लूड कर लेते हैं ये देखने के बाद। सेम स्लाइड कॉपी हो चुकी है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg
ऑन अर्थ, वही व्हाट इज वेट, तो मास जो है ना, मास हमें 10 दिया गया है, तो आप बताओ वेट कितना है। चलो, वेट इज इक्वल टू क्या, मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी 2 मिनट के लिए 10 ले ली, 10 ले ली, 100। अगर आपको एक्यूरेट जाना है 9.8 ले लो। तो कुछ इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। चलो, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, एन ऑब्जेक्ट वेट्स व्हेन इट इज मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो वेट है अर्थ का, तो वो है 10 न्यूटन। जब उसे मून पे मेजर किया जाएगा तो उसका वेट बताओ। देखो, हमें ये फॉर्मूला यहाँ पे स्टोर करके रखना है। डाल लो तो हमें आ जाएगा तो वेट ऑन मून कितना आ जाएगा ये कैलकुलेट करने के बाद, ये 6 है। ओके, तो वेट ऑन मून इज इक्वल टू 10/6, तो ये कुछ आएगा 5/3, 5 डिवाइड बाई 3, 3 1 3, 2 पॉइंट फिर 0। मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन स्लो है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 जा तो 1 पॉइंट, सॉरी 6 जा 18, 18 तो आ गया, फिर 0 ले लिया, 1.6, 1.67 के आसपास आता हुआ आप लोगों को दिख जाएगा। अब कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, शायद आप लोगों ने कुछ ना कुछ 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रखे होंगे, कुछ बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखे होंगे। जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर आपने, अब प्रेशर का मैं क्या बताऊँ, प्रेशर मतलब कुछ टाइप का फोर्स ही है, वो फोर्स पर एरिया है, तो वो शायद आपने 8 स्टैंडर्ड में पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। यू आर वॉचिंग एंड यू वर वॉचिंग विन साइंस। हमने ग्रेविटेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक कवर कर लिया है, वेट और मास वाला डिफरेंस, और जो ये पहला वाला पढ़ रखा था वो कि अर्थ पे किस तरीके से मतलब ग्रेविटी काम करती है वो हमने जान लिया। वो इक्वेशंस जो है वो आप लोगों को आ जाएंगे। आपको बस वो वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इज इक्वल टू 1/6 वो वाला फॉर्मूला याद रखना है। चलो, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग विन साइंस। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, जो कि मिली है, तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।